वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक बार फिर लेके आए हिस्ट्री का दूसरा लेक्चर और ये रिवीजन सीरीज़ का पार्ट सेकंड है। और आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्न, जी हाँ, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। उसके रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। जी हाँ, पिछले लेक्चर में मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे और बहुत सारे सही जवाबात थे और मैक्सिमम जवाबात आंसर्स सही थे। और जी हाँ, उसका आंसर सही है। अकबर, उसका आंसर था कि उन्होंने अबॉलिश किया था जज़िया को। जी हाँ, मैंने ऑप्शंस भी दिया था कि मुग़ल डायनास्टी में से थे वो, और जहांगीर, बाबर, शाहजहां और अकबर का नाम मैंने मेंशन किया हुआ था। तो आज हम पढ़ लेते हैं। जी हाँ, स्टार्ट कर लेते हैं फटाफट सीरीज़ जो हमारी है। देखिए, कम समय और ज़्यादा नॉलेज, कम समय में ज़्यादा नॉलेज। इस लेक्चर के आखिर में कुछ क्वेश्चन इस वक्त इस समय मैंने मॉक टेस्ट के रूप में, मॉक टेस्ट के लिहाजे से या उस हिसाब से मैंने लाया है। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा आखिर में और वो आपके लिए मॉक टेस्ट सीरीज़ होगी। जी हाँ, लेक्चर हम स्टार्ट कर लेते हैं। मॉडर्न इंडिया। अब देखिएगा, बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होगा कि ब्रिटिशर्स पहले यहाँ पे आए थे, लेकिन ब्रिटिशर्स नहीं आए थे। ब्रिटिशर्स नहीं आए थे यहाँ पे। ब्रिटिशर्स से पहले कौन आए थे? पोर्टुगीज़। जी हाँ, पोर्टुगीज़। तो पहले कौन आए थे यहाँ पे? पोर्टुगीज़। इंडिया में कौन आए थे? पोर्टुगीज़। एंड फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया वाज फ्रांसिस्को अल्मेडिया। या जी हाँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हु इज़ द फर्स्ट गवर्नर ऑफ पोर्टुगीज़ इन इंडिया? फ्रांसिस्को अल्मेडिया। 1505 से लेके 1509 तक थे ये। इम्पॉर्टेंट। अब यहाँ पे अब स्टार्ट कर लेंगे हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, बाद में हमें पता चलता है कि वो एक पावरफुल कंट्री के रूप में फिर हमारे सामने आती है, इंडिया के सामने आती है। लेकिन पहले वो किस रूप में आई थी? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स नोन एज मर्चेंट एडवेंचर्स। इन्हें कहा जाता था। देखिए, यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो एक वो कंपनी के तौर पे आए थे। कुछ मर्चेंट्स जो थे वो तिजारत के लिए आए थे, ट्रेड के लिए आए थे। और उन मर्चेंट्स को कहा जाता था मर्चेंट एडवेंचर्स। जी हाँ, मर्चेंट एडवेंचर्स। नो डाउट, जब मर्चेंट्स यहाँ पे आए थे तो ऐसा है कि वो अपने मर्ज़ी से नहीं जाते हैं बाहर। पहले वो गवर्नमेंट से क्या परमिशंस लेना पड़ती है उन्हें। तो वो उन्होंने ऑलरेडी किया हुआ था। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में यहाँ पे कोई कंपनी डायरेक्टली नहीं आई थी। यहाँ पे ब्रिटिशर्स डायरेक्टली नहीं आए थे, एज अ कंपनी यहाँ पे आए थे। और कंपनी का नाम क्या था उस मर्चेंट्स, यहाँ पे मर्चेंट एडवेंचर्स। जी हाँ, आगे बढ़ लेते हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट होता है। आप ये कह सकते हो कि ब्रिटिश राज यहाँ से स्टार्ट होता है। जहांगीर, जो कि मुगल एम्परर थे, इन्होंने एक फरमान इशू किया। फरमान किसको इशू किया? एक फरमान का मतलब है परमिशन टू कैप्टन हाउकिन्स। और ये उनको परमिट करने के लिए, उनको इजाज़त देने के लिए आप इस्टेब्लिश कर सकते हो फैक्ट्री एट सूरत 1609 में। कब आप कर सकते हो फैक्ट्री इस्टेब्लिश? 1609। जी हाँ, 1609। या यहाँ पे इंपॉर्टेंट मैंने लिखा हुआ है कहाँ पे? सूरत में। लेकिन किसके कोर्ट में आया था? देखिएगा, कैप्टन हाउकिन्स जहांगीर, इंपरर जहांगीर के कोर्ट में आया था। क्या करने के लिए? यहाँ पे परमिशन मांगने के लिए। और उसे कहा जाता है फरमान। और जहांगीर ने उसे फरमान दिया कि आप इस्टेब्लिश कर सकते हो फैक्ट्री। कहाँ पे? सूरत में। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सर थॉमस राव आए थे और उन्होंने भी विजिट किया जहांगीर के कोर्ट में, ताकि वो ट्रेड के लिए आए, ट्रेड परमिशन के लिए आए। और उसे किसने भेजा था? थॉमस राव को किसने भेजा था? एम्बेसडर ऑफ किंग जेम्स फर्स्ट। इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ लेते हैं। ये थोड़ा सा आपको समझ आए तभी इसीलिए मैंने वन लाइनर क्वेश्चंस को लेके आया हूँ, मोटे मोटे क्वेश्चंस। इन 1717, याद रख लीजिएगा, जॉन सरमन, उन्होंने ऑब्टेन किया रॉयल फरमान। वही फरमान जो ऊपर हमने पढ़ा कि जहांगीर के कोर्ट में हाउकिन्स को मिला था। 1717 में उस वक्त के मुगल एम्परर थे फारूक सियार। फारूक सियार थे मुगल एम्परर। उन्होंने क्या दिया? उन्होंने रॉयल फरमान दिया। किसको दिया? जॉन सरमन को। याद रख लीजिएगा, जॉन सरमन को रॉयल फरमान दिया। यानी ये कंपनी का दौर अभी चल रहा है, आगे हम ब्रिटिश रूल नहीं है, ये कंपनी का रूल चल रहा है। विच गेव लॉरेज कंसेशंस टू द कंपनी आल्सो कॉल्ड मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। देखिएगा, अब यहाँ से एक तरह से ये एक
परमिशन किसने दिया? नो डाउट फारुख ने दिया। इसको कहा जाता है रॉयल फरमान भी कहा जाता है। जॉन सरमन ने लाया ये रॉयल फरमान, और उस वक्त के मुगल एम्पर थे फारूक सियार। इसमें क्या इनको कंसेशंस मिली? कंसेशंस क्या मिली? इन्हें कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं थी, कोई एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं थी, यानी टैक्स नहीं देना पड़ता था इन्हें। बात यहाँ तक सही है। और इसे कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अब ये मैग्ना कार्टा क्या है? आप ये समझ लीजिएगा, मैग्ना कार्टा इज़ अ डॉक्यूमेंट। एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, ये परमिशन देता है आपकी लिबर्टी, और आपको ना छूट मिलती है। इसी तरह से एक डॉक्यूमेंट होता है, ये साइन किया जाता है। तो ये मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, यानी शुरुआत हम कह सकते हैं। अब यहाँ पे हम पढ़ लेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे ब्रिटिशर्स अपने कदम जो है वो जमाते हुए आ रहे हैं। और जमाते उन्होंने क्या किया कि उन्होंने फॉट किया बैटल ऑफ पलासी। बैटल ऑफ पलासी किसने फॉट किया? इंग्लिश वर्सेस सिराजुद्दौला। कब होता है? 1957 जून में। और जो है इंग्लिश को इसमें फ़तह हासिल होती है, जीत मिलती है। इंग्लिश को बैटल ऑफ प्लासी में जीत हासिल मिलती है। किसके खिलाफ लड़ाई होती है बैटल ऑफ प्लासी? सिराजुद्दौला के। जी हाँ, ये बंगाल के राजा होते हैं, महाराजा होते हैं, इनके खिलाफ इन्होंने लड़ाई की थी ब्रिटिशर्स ने, और सिराजुद्दौला को शिकस्त मिलती है। इसके पीछे कारण होता है, सिराजुद्दौला को शिकस्त इसलिए मिलती क्योंकि मीर जाफ़र और उसके जो बाकी जो कमांडर्स थे वो इसके अगेंस्ट थे। यानी एक ब्रिटिशर्स ने एक साजिश की थी। साजिश के तौर पे उन्होंने ये बैटल जीता था। अब यहाँ पे समय ये क्वेश्चन आता है कि ये बैटल क्यों फॉट हुआ? देखिएगा, जब सिराजुद्दौला ने देखा कि मिसयूज़ ऑफ दस्तखत या पासेस होता है, यानी नो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स है इन पे। उसके साथ साथ हमने जो इनको इनको परमिशन मांगनी पड़ती थी, इंडियन जहाँ पे जो महाराजा थे उनसे परमिशन मांगनी थी, और उन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर्स ने मिस यूज़ करना स्टार्ट किया इन परमिशंस का। मिस यूज़ का मतलब यहाँ पे अब आप पढ़ लोगे। यहाँ पे देखिएगा, अब इसके बाद रूलर कौन बनता है? मीर जाफ़र। मीर जाफ़र इसके बाद रूलर बनता है क्योंकि मीर जाफ़र ने धोखा दिया था बैटल ऑफ प्लासी में। किसको? सिराजुद्दौला को। और ब्रिटिशर्स का साथ दिया, तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको महाराजा बनाएंगे, आपको थ्रोन देंगे, आपको तख्त आपके हवाले करेंगे। जो जो ही मीर जाफ़र तख्त पे बैठे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने कंपनी को राइट दिया कि आप बिहार एंड बंगाल में और उड़ीसा में फ्री ट्रेड करें। फ्री ट्रेड यानी फ्री ट्रेड। बात ख़त्म। उसके बाद मीर जाफ़र को रिप्लेस किया मीर कासिम ने। और जो ही मीर कासिम ने रिप्लेस किया, उन्होंने रिवोल्ट स्टार्ट किया। मीर कासिम ने कहा कि नहीं, मुझे मीर जाफ़र जैसा नहीं बनना है। मुझे देखना है कि ये मिसयूज़ क्यों हो रहे हैं दस्तखत, ये पास, जहाँ पे इनको फ्री ट्रेड भी मिल रहा है, उसके साथ साथ टैक्स भी नहीं भरना पड़ता है, और ये मिसयूज़ करते ही इन दस्तखत को। आगे बढ़ लेते हैं। बैटल ऑफ बॉक्सर। अब ये बैटल ऑफ बॉक्सर होती है जब ये रिवोल्ट करता है मीर कासिम, तो बैटल ऑफ बॉक्सर होता है। बैटल ऑफ बॉक्सर में क्या होता है? ब्रिटिशर्स क्विकली मीर जाफ़र को एक बार फिर बनाते हैं प्रिंस। और उसके बाद बैटल ऑफ बॉक्सर के बाद एक ट्रीटी साइन होती है, और उस ट्रीटी में मीर कासिम, सॉरी, एक एक मिनट, जी हाँ, उस ट्रीटी में एक प्रिंस बनाया जाता है। और ये मीर कासिम के बाद एक साइन होती है ट्रीटी निज़ामुद्दौला। ट्रीटी कौन साइन करता है? निज़ामुद्दौला। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। याद रख लीजिएगा, बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में होती है। उसमें ब्रिटिशर्स क्या करते हैं कि मीर जाफ़र को रूलर बनाते हैं। उसके बाद मीर जाफ़र के बाद आते हैं निज़ामुद्दौला। वो क्या करते हैं? मीर जाफ़र के बाद निज़ामुद्दौला जब आते हैं, तो वो ट्रीटी साइन करते हैं, एक मुआहदा करते हैं। किसके साथ? ब्रिटिशर्स के साथ। और उसमें एक मुआहदा ये होता है कि जो अब बंगाल है, वो किसके हाथों में चला जाता है? एक कंपनी के हाथ में। अब ये कंपनी नहीं होती है, ये एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन बढ़ता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनती है। और ये कंपनी इस ट्रीटी के तहत निज़ामुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में एक साइन होती है, ट्रीटी आफ्टर बैटल ऑफ बॉक्सर 1764 में। और बंगाल क्या होता है? किसके हाथ चला जाता है? कंपनी के हाथ, यानी ब्रिटिशर्स के हाथ। शार्ट में मान लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने बॉक्सेस में इनको बंद करके रखा है ताकि आपको याद रहे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी पूछे हुए हैं पीछे, इसी रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। ओके,
ग्रेट। वैरन हेस्टिंग, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। अब तक सिर्फ गवर्नर ऑफ बंगाल की बात हो रही है, एडिशनल टाइटल नहीं है। अब एडिशनल टाइटल यहाँ पे आप देखोगे। वैरन हेस्टिंग, लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल रॉबर्ट क्लाइव, दैट्स फाइन। वैरन हेस्टिंग बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रख लीजिएगा, वैरन हेस्टिंग became the first governor general of Bengal in 1773 through regulating act of 1773। अब क्या होता है, जब वैरन हेस्टिंग बंगाल के गवर्नर होते हैं तो उन्होंने एक एक्ट पास किया। जो ही वो एक्ट पास करते हैं तो वहाँ पे वो बनते हैं गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। याद रख लीजिएगा, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। किस एक्ट के थ्रू? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। बात खत्म, आगे बढ़ लेते हैं। अब उन्होंने क्या क्या काम स्टार्ट किए। वैरन हेस्टिंग एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट सुप्रीम कोर्ट इन कलकत्ता। कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश करता है कौन? वैरन हेस्टिंग। उसके साथ साथ अब लॉर्ड कॉर्नवेल्स, लॉर्ड कॉर्नवेल्स ये स्टार्ट करते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू। लॉर्ड कॉर्नवेल्स स्टार्ट करते हैं परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवेल्स स्टार्ट करते हैं डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट क्रिएट करते हैं और इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। लॉर्ड कॉर्नवेलिस इज कॉल्ड फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। जी हाँ। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं। लॉर्ड वेल्सले, लॉर्ड वेल्सले इंट्रोड्यूस्ड सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंसेस। देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ डीपली, क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये हिस्ट्री जो चैप्टर्स है हमारे डीप में पढ़ाया है। वहाँ पे मैंने मेंशन अलग अलग से गवर्नर जनरल का रोल किया है। पूरा जो हिस्ट्री है वहाँ पे मैंने मॉडर्न हिस्ट्री पूरे डिटेल में पढ़ा है। तो आप वहाँ पे जाके अगर आपको ये समझ नहीं आए तो आप वो जाके वो वीडियोस देख सकते हो। तो प्लेलिस्ट में ऑलरेडी वो मौजूद है। लॉर्ड वेल्सले इंट्रोड्यूस सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंसेस। ये अलायंसेस के तहत आपको क्या करना था, मतलब ये कोशिश थी कि अपनी बाउंड्रीज को फैलाते थे। बस शार्ट शार्ट में याद रख लीजिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा करना चाहते थे ब्रिटिशर्स। गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, अब ये गवर्नर जनरल्स ऑफ इंडिया, अब तक हम पढ़ रहे थे, पहले हमने पढ़ा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वैरन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल कौन थे? वैरन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वैरन हेस्टिंग। कन्फ्यूजन हो रहा है ना? कन्फ्यूजन करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार फिर इसको रिपीट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप उठा के पीछे जो क्वेश्चन हैं उनको देख लीजिएगा और उसमें से आप मैक्सिमम क्वेश्चन यही पाओगे आप। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया पढ़ेंगे हम। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लेकिन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होते हैं? आपको ये लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होते? डेफिनेटली लॉर्ड विलियम बेंटिक होते, क्योंकि यही फिर एक एक्ट पास कर लेते हैं। पीछे भी मैंने आपको कहा कि एक्ट पास कर लेते हैं और उस एक्ट में क्या होता है, इन्हें ये एडिशनल टाइटल्स हासिल कर लेते हैं। अब ये एक टाइटल्स कह सकते हो आप, ये कह सकते हो कि इनको ओहदा मिलता है या इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बढ़ाया जाता है। ये आप ये समझ लो। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन होते? विलियम बेंटिक। क्योंकि ये 1833 में एक एक्ट पास करते हैं, उसी समय जब ये ऑफिस में होते हैं तो उस एक्ट के ज़रिए ये बनते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और फिर होते क्या है ये, क्योंकि ये उनका ओहदा पहले होता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो ऑब्वियसली ये बन जाएंगे लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चन इसी के रिलेटेड नीचे मैंने आपसे पूछे। फर्स्ट फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड विलियम बेंटिक। याद रख लीजिएगा, फर्स्ट सॉरी फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया कौन है? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। आगे बढ़ लेते हैं। फर्स्ट अफगान वार किसके दौर में होती है? लॉर्ड ऑकलैंड के दौर में होती है। आगे बढ़ लेते हैं। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, इसके दौर में क्या होती है? फर्स्ट सिख वार। इंपॉर्टेंट है ये चीज़ें। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट मैंने लिखा यहाँ पे, रिमेंबर इट। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट, फर्स्ट सिख वार। इसके बाद फिर लॉर्ड डेलहौजी का स्टार्ट होता है दौर, और उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 होता है। तो लॉर्ड डेलहौजी का
इन्होंने इंट्रोड्यूस किया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इट वाज द सेम लाइक थ्योरी जो हमने ऊपर पढ़ा, सब्सिडरी सिस्टम ऑफ अलायंसेस की अपनी बाउंड्रीज को कोशिश कर रहे थे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये फैले, यानी ज़्यादा से ज़्यादा कब्जा चाहते थे। इन्होंने क्या किया, एबॉलिशन ऑफ पेंशन्स, टाइटल्स, एवरीथिंग, बहुत जुल्म इसने डाया था और उसी वजह से 1857 का रिवोल्ट हुआ था। फर्स्ट ट्रेन फ्रॉम बॉम्बे टू थाना, इसी के दौर में, लॉर्ड डलहौजी के दौर में पहली ट्रेन चली थी बॉम्बे टू थाना। उसके बाद यहाँ पे टेलीग्राम का ज़्यादा हमें आजकल कुछ फीवर चढ़ा है, तो इंट्रोड्यूस्ड टेलीग्राफ है यहाँ पे। जी हाँ, तो यहाँ पे मैंने टेलीग्राम लिखा है, तो आप इसको याद रख लीजिएगा। यहाँ पे इंट्रोड्यूस्ड टेलीग्राम, सॉरी टेलीग्राफ, इंट्रोड्यूस्ड टेलीग्राफ and postal system. Who introduced telegraph and postal system? Lord Dalhousie introduced telegraph and postal system. टेलीग्राफ, यहाँ पे आप टेलीग्राफ लिख सकते हो, टेलीग्राफ है यहाँ पे, न कि टेलीग्राम। यहाँ पे आप टेलीग्राफ लिखिएगा, टेलीग्राफ। अब क्वेश्चन आते हैं आपके नीचे, जो यहाँ पे मैंने नज़र आता होगा आपको, तो क्वेश्चन आपके लिए है, हु वाज द फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर इन इंडिया? पहला पोर्टुगीज गवर्नर इंडिया में कौन था? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, या हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल? कंफ्यूज मत होइएगा। हु वाज लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, एंड हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया? सिविल सर्विसेज का फादर किसे कहा जाता है इंडिया में? यानी जो यहाँ पे आईएएस केस एग्ज़ाम्स आप लोग देखते हो आए दिन, और जो सिविल सर्विसेज यहाँ पे उसी को कहा जाता है, ब्यूरोक्रेटिक एग्ज़ाम्स। आप ये समझ सकते हो कि जो सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम है आईएएस और केएस का, आप ये समझ सकते हो कि उनका जो सिविल सर्विसेज उन्हीं को के थे। तो उनके फादर कौन थे? फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया कौन थे? ये आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और बस इतना सा आज का लेक्चर था। और आखिर में मैं एक और आपसे कुछ शेयर करने वाला हूँ, इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जा सकते हो। टेलीग्राम चैनल का नाम है ड्रीम हाई एकेडमी, JKSSB, JKPSC। आप ज्वाइन कर सकते हो, और हम वहाँ पे वक्तन फ़वक्तन अपने जो नोट्स से ऑलरेडी PDF के द्वारा आपको सेंड करते हैं। तो ये 5 क्वेश्चंस आपके लिए एक टेस्ट है, आप इसको टेस्ट के तौर पे लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।